हेलो डियर स्टूडेंट, पॉलिटी विद सेवाय में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। आइए शुरू करते हैं। राज्य के बारे में एक विद्वान है गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट के द्वारा कहा गया है, राजनीतिक राजनीतिक चेतना के उदय राजनीतिक चेतना के उदय की परिस्थितियों के विषय में उदय की परिस्थितियों के विषय में हम इतिहास से बहुत कम अथवा बिल्कुल नहीं जानते। विषय में हम इतिहास से बहुत कम अथवा बिल्कुल नहीं जानते। जहां इतिहास असफल हो जाता है जहां इतिहास असफल हो जाता है वहां हम कल्पना का आश्रय लेते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है गिलक्राइस्ट का। गिलक्राइस्ट के द्वारा कहा गया कि राजनीतिक चेतना के उदय, मतलब जो राजनीतिक चेतना का उदय हुआ, उसकी परिस्थितियों के विषय में हमें इतिहास से बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है। और जहां पर इतिहास असफल हो जाता है वहां पर हम कल्पना का सहारा लेते हैं, कल्पना का आश्रय लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे प्रथम है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। सबसे पहले है सबसे पहला सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में यह जो सिद्धांत है वह सबसे प्राचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर द्वारा स्थापित दैवीय संस्था है। एक अवधारणा है, ईश्वर या तो कार्य स्वयं ही करता है या इस संबंध में अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी होता है और प्रत्येक परिस्थिति में राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का परम धार्मिक कर्तव्य है। दैवीय सिद्धांत के आधारभूत कुछ तत्व हैं जो निम्नलिखित हैं। इनमें है कि राज्य का उदय राज्य का उदय ईश्वर द्वारा किया गया है। ईश्वर द्वारा किया गया है और ईश्वर ही राजा को शक्ति प्रदान करता है। ईश्वर ही राजा को शक्ति प्रदान करता है। राज सत्ता पैतृक होती है। राज सत्ता पैतृक होती है, यानी पिता के बाद उसका पुत्र राज्य का अधिकारी होता है। अगला है राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी ना होकर ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है और राजा की जो विहित विधि विहित शक्ति है इसका विरोध करना पाप है। राजा की विधि विहित शक्ति का विरोध
करना पाप है। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में भी लिखा है कि प्रत्येक आत्मा को उच्चतर शक्तियों के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई शक्ति नहीं है। सभी सांसारिक शक्तियां ईश्वर द्वारा प्रदान की गई हैं। अतएव जो कोई उसकी अवज्ञा करता है, वह देव आज्ञा की अवज्ञा करता है, और जो लोग अवज्ञा करते हैं, उन पर ईश्वर का शाप गिरेगा। ठीक इसी प्रकार महाभारत, मनुस्मृति आदि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि राजा का निर्माण इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओं के अंश को लेकर हुआ है, और राजा मनुष्यों के रूप में एक महती देवता है। प्राचीन मिस्र, फारस, चीन और जापान के लोग राज्य की दैवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे। मिस्र में राजा को सूर्यपुत्र समझा जाता था। मिस्र में राजा को सूर्यपुत्र समझा जाता था। जापानी लोग भी राजा मिकाडो को जापान में भी लोग अपने राजा मिकाडो को सूर्यदेव का पुत्र मानते थे। राजा मिकाडो को सूर्यदेव का पुत्र मानते थे। प्राचीन यूनानी साहित्य में भी दैवी सत्ता के प्रसंग मिलते हैं। जैसे यूनानी कवि होमर द्वारा अपनी कृति इलियड में राज सत्ता को दैवी स्थिति मानता है। मध्य युग में पोपशाही और पवित्र रोमन साम्राज्य के बीच एक दूसरे पर अपनी सर्वोपरिता स्थापित करने के लिए कड़ा संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में सेंट अगस्टाइन तथा पोप ग्रेगरी जैसे ईसाई संतों ने राज्य पर चर्च की सर्वोपरिता सिद्ध करने के लिए दैवी सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया। इस सिद्धांत के समर्थन में 17वीं सदी के राजा स्टुअर्ट जेम्स प्रथम जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज मोनार्कीज में इनके द्वारा कहा गया कि राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती हुई मूर्तियां होती हैं। इनके द्वारा क्या कहा गया? राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती हुई मूर्तियां होती हैं। श्वास लेती हुई मूर्तियां होती हैं। इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई कुछ लोगों द्वारा। आलोचना में कहा गया कि राज्य एक मानवीय संस्था है, दैवीय नहीं। आलोचना में कहा गया राज्य एक मानवीय संस्था है, और इसको अतार्किक बताया गया है। इसकी आलोचना में यह भी बोला गया है कि यह रूढ़िवादी धारणा है। यह वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होता। यह वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होता। इसका महत्व भी है इस सिद्धांत का।
महत्व है। इसके महत्व को बताते हुए गेटल ने बोला है गेटल ने बोला है जब लोग अपने ऊपर जब लोग अपने ऊपर शासन करने में समर्थ नहीं थे जब लोग अपने ऊपर शासन करने में समर्थ नहीं थे उस समय उस समय इस सिद्धांत ने उन्हें आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। गेटल के अनुसार जब लोग अपने ऊपर शासन करने में समर्थ नहीं थे उस समय दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत ने उन्हें आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। अगला सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत अगला सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था नहीं है वरन एक मानवीय संस्था है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवीय संस्था है जिसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के आधार पर हुई है। जिसकी उत्पत्ति राज्य एक मानवीय संस्था है जिसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के आधार पर बल प्रयोग के आधार पर हुई है। बल प्रयोग ही राज्य की उत्पत्ति का कारण और वर्तमान समय में राज्य के अस्तित्व का आधार है। मानवीय विकास के प्रारंभिक काल में जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था वह अपनी शक्ति के प्रयोग द्वारा अन्य निर्बल व्यक्तियों को पराजित कर अपने अधीन कर लेता था। इसी प्रकार अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाकर वह जनपद का नेता बना था और तब वह अपने जनपद की सहायता से अन्य निर्बल जनपदों को अधीन करना प्रारंभ करता था। विजय तथा अधीनता की इस प्रक्रिया का अंत उस समय होता था जब विजयी जनपद के पास अपना एक निश्चित प्रदेश हो जाता था और यहीं से राज्य की उत्पत्ति हुई। लीकॉक के अनुसार हमें राज्य का उद्गम मनुष्य द्वारा मनुष्य के बंदी तथा दास बनाए जाने लीकॉक के अनुसार लीकॉक के अनुसार हमें राज्य का उद्गम मनुष्य द्वारा मनुष्य को बंदी बनाए जाने निर्बल जनपदों की पराजय तथा साधारण उच्चतर पशुबल तथा साधारण उच्चतर पशुबल द्वारा प्राप्त स्वार्थपूर्ण स्वामित्व में खोजना चाहिए। स्वार्थपूर्ण स्वामित्व में खोजना चाहिए। वाल्टेयर ने लिखा है कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। वाल्टेयर के अनुसार अगला सिद्धांत है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। पितृसत्तात्मक सिद्धांत इस सिद्धांत में व्यक्तियों का समूह
समाज ना होकर परिवारों का समूह समाज होता है और प्राचीन समाज की इकाई परिवार थी। इस प्रकार प्रारंभिक परिवारों में पिता की प्रधानता होती थी। प्रारंभ में परिवार था जिसकी वृद्धि से जाति अस्तित्व में आई और जाति से समुदाय और समुदाय से समाज का निर्माण हुआ। कालांतर में इसी समाज ने राज्य का रूप ले लिया। जैसे लिकोक के अनुसार पहले एक गृहस्थी लिकोक के अनुसार पहले एक गृहस्थी, फिर एक पितृ लिकोक के अनुसार पहले एक गृहस्थी, फिर एक पितृ प्रधान परिवार, उसके बाद समान नस्ल के व्यक्तियों की जाति, समान नस्ल के व्यक्तियों की जाति, और फिर अंत में एक राष्ट्र, फिर अंत में एक राष्ट्र। सामाजिक श्रृंखला का निर्माण इसी आधार पर हुआ है। सामाजिक श्रृंखला का निर्माण इसी आधार पर हुआ है। पैतृक सिद्धांत में 4 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। पहला है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्राचीन समाज में समाज की इकाई व्यक्ति ना होकर परिवार थी। व्यक्ति ना होकर परिवार थी। अगला है आदिकाल में विवाह प्रथा प्रचलित थी तथा पितृसत्तात्मक तत्व मुख्य था। अगला है वंशावली केवल पुरुषों से खोजी जाती थी। वंशावली केवल पुरुषों से खोजी जाती थी। अगला है अंतिम सत्ता परिवार के प्रधान मुखिया के हाथों में थी। अंतिम सत्ता परिवार के प्रधान मुखिया के हाथों में थी। अगला सिद्धांत है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत इस सिद्धांत की विशेषताएं थी, इसमें था वैवाहिक संबंध, अस्थायी थे, रक्त स्थान माता के माध्यम से जाना जाता था। रक्त स्थान माता के माध्यम से जाना जाता था। परिवार की प्रतिनिधि और मुखिया परिवार की प्रतिनिधि और मुखिया माता होती थी। अगला है पारिवारिक संपत्ति पर स्त्रियों का ही उत्तराधिकार होता था। स्त्रियों का ही उत्तराधिकार होता था।
मात्र सत्तात्मक सिद्धांत में इस सिद्धांत में यह जो सिद्धांत है बड़े समुदाय से छोटों का जन्म मानता है। यह सिद्धांत बड़े समुदाय से छोटों का जन्म मानता है। मात्रक सिद्धांत द्वारा वर्णित विकास क्रम के अनुसार समाज का प्राचीन तथा प्रारंभिक समुदाय कबीला था। समाज का प्राचीन तथा प्रारंभिक समुदाय कबीला था। कुल से घरानों का और घरानों से अंत में परिवारों का जन्म हुआ। कुल से घरानों का जन्म हुआ और घरानों से परिवार का जन्म हुआ। परिवार के जन्म के इतिहास के क्रम में जब मनुष्य ने कृषि को अपना व्यवसाय बनाया, इसके परिणाम स्वरूप स्थायी निवासी लोग स्थायी निवास करने लगे और स्थायी वैवाहिक संबंध बनाने लगे और इस प्रकार परिवार का जन्म हुआ। और इसकी पुष्टि द्रविड़ जातियों, ऑस्ट्रेलिया तथा मलाया के मूल निवासियों के द्वारा की जाती है, जिनमें आज भी मात्र सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। द्रविड़ जाति, ऑस्ट्रेलिया तथा मलाया के मूल निवासी इनमें आज भी मात्र सत्तात्मक परिवार पाया जाता है। अगला सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। कुल से घरानों का जन्म हुआ और घरानों से परिवार का जन्म हुआ। परिवार के जन्म के इतिहास के क्रम में जब मनुष्य ने कृषि को अपना व्यवसाय बनाया, इसके परिणाम स्वरूप स्थायी निवासी लोग स्थायी निवास करने लगे और स्थायी वैवाहिक संबंध बनाने लगे और इस प्रकार परिवार का जन्म हुआ। और इसकी पुष्टि द्रविड़ जातियों, ऑस्ट्रेलिया तथा मलाया के मूल निवासियों के द्वारा की जाती है, जिनमें आज भी मात्र